हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड 2024 के क्लास 10th के एग्जाम के लिए हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किया था और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ और क्वेश्चन को लेकर आए हैं और आप आशा करते हैं कि उस सभी वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे। अब मेरे साथ जुड़े रहे और प्रत्येक वीडियो का एक एक क्वेश्चन जो मैंने कराया है ना, उस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए और उसे अच्छे तरह से तैयारी करके जो 2024 के बोर्ड एग्जाम होने वाली है क्लास 10th का, आप जाइए और एग्जाम से निकलने के बाद आप लौटिए घर तो मेरे इस एक एक क्वेश्चन में से मिलाइए कि आपका क्वेश्चन लड़ रहा है कि नहीं। मुझे आशा ना पूरा विश्वास है कि 2024 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है ना, उसमें से आपको लिखने से भी और ज्यादा आपको क्वेश्चन आपको मेरे क्वेश्चन से देखने को मिलेगी और आशा करते हैं कि आप पूरा क्वेश्चन को लिख कर आएंगे। और कोई कितना क्वेश्चन लड़ा, कितना क्वेश्चन लिखा, आप जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा एक बार। आप कोई इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कहा क्या रहा है। आइए, क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण मतलब होता है प्रकाश का रंग, वर्ण मतलब होता है रंग, और भी कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण मतलब होता है अलग अलग बटना, यानी रंगों के अलग अलग बटने से आप क्या समझते हैं, कौन से रंग, तो श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाशों में जो रंग है ना, उसमें जो अलग अलग बढ़ता है अर्थात उसका जो विक्षेपण होता है ना, तो उससे आप क्या समझते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। प्रिज्म किसे कहते हैं, इसमें कितने फलक होते हैं, यह क्या है, किस चीज का बना होता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था और आप लोग देखे होंगे तो प्रिज्म अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, तो जैसे उससे बाहर निकलता है ना, तो सूर्य का 7 जो सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं ना, वो 7 रंग आपको अलग अलग दिखना शुरू करता है। 7 रंग आपको अलग अलग दिखना शुरू करता है। और 7 रंग कौन कौन सा है, देखिए 7 रंग, जैसे मान लो कि ये श्वेत प्रकाश जैसे यहां पर पड़ी प्रिज्म पर जाकर आपतित हुई, तो यहां पर जाने के बाद माध्यम चेंज हुआ, क्योंकि ये हवा है और ये कांच है यानी प्रिज्म है। तो हवा से जैसे कांच में गया तो यहां पर उसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन के बाद इसको जाना था सीधा, लेकिन क्या हुआ, अपना रास्ता विक्षेपित कर दिया अर्थात मोड़ दिया। और मोड़ने के बाद ये 7 किरणें निकली और 7 किरणों का अलग अलग रंग निकला। जो पहला रंग है लाल रंग, दूसरा है नारंगी, तीसरा पीला, चौथा हरा, पांचवा नीला, छठा जामुनी और 7वां बैगनी। यानी सूर्य के प्रकाश में ये 7 रंग मिले रहते हैं। कौन कौन, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। तो सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, तो वहां से निकलने के बाद वह अपने 7 अलग अलग रंगों में प्राप्त हो जाता है, यानी बट जाता है। और यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यदि 7 रंग याद ना हो तो आप एक शॉर्टकट याद रखिएगा, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, बै से बैगनी,
ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, अल्लाह से लाल। मतलब सीधे याद रखिएगा कि मैंने प्रत्येक लेटर, प्रत्येक रंग का प्रथम लेटर उठा करके एक शब्द बनाया जिसका नाम है बैजानी हपीनाला, जिसमें बै का अर्थ होता है बैगनी, जा का अर्थ होता है जामुनी, नी का अर्थ होता है नीला, ह का अर्थ होता है हरा, पी का अर्थ होता है पीला, ना का अर्थ होता है नारंगी और ला का अर्थ होता है लाल। मतलब ये 7 रंग श्वेत प्रकाश में मिले रहते हैं जो सूर्य के द्वारा प्रकाश निकलता है। तो ये 7 रंगों को अलग अलग बटने की प्रक्रिया ही, यह घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आशा करते कब समझाओगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम होते हैं वर्णन करना है। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था और यह वीडियो यह क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे जब प्रकाश की किरणें जब निर्वात से जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो चलती प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जैसे माध्यम चेंज होती है ना, माध्यम जैसे निर्वात से हवा में प्रवेश किया तो वहां पर उसका कुछ ना कुछ रास्ते में चेंजिंग होता है, या हवा से जब कांच में प्रवेश करेगी तो उसके रास्ते में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, या हवा से जब जल में प्रवेश करेगी तो जो जाना था सीधा, लेकिन प्रवेश करने के बाद होता क्या है कि उसके रास्ते में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, यानी कुछ मुड़ जाता है। ऐसे हो सकता है कि कांच से हवा में जाए, कांच से जल में जाए, जल से फिर हवा में जाए। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो उसके रास्ता में क्या होता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, यानी वो अपने रास्ते से विचलित हो रही है और यह विचलित होने की घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब विचलने की दिशा क्या होती है, तो याद रखिएगा माध्यम होता है 2 प्रकार, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। यदि आपसे पूछे कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, कौन सा माध्यम, सघन माध्यम, इसको मिटाते हैं। यदि आपसे पूछे कि सघन माध्यम किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कौन माध्यम, सघन माध्यम। तो याद रखिएगा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। और बात करें विरल माध्यम का ना, विरल, तो इसका आंसर सीधे लिखिएगा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। अर्थात 2 माध्यम होगा और दोनों में जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगा ना वो सघन होगा, अच्छा विरल होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगा ना वो सघन हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं हवा और कांच में प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा कि इस स्थिति में हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, अर्थात जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो गया वो विरल हो गया, यानी हवा विरल हो जाएगा और कांच सघन हो जाएगा। बात करते हैं हवा और निर्वात का, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, थोड़ा सा हवा में प्रकाश चाल कम होती है, इसलिए इस स्थिति में हवा सघन हो गया और निर्वात विरल हो गया। यानी जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है वह विरल, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह सघन। तो देखिए प्रकाश की चाल, प्रकाश का अपवर्तन के यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई अपवर्तक सतह है, यानी प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश कर सकती है। जब प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हुई तो यहां पर पड़ने के बाद यहां तक आ रहा था तो बाहर में हवा था, बाहर में क्या है, हवा है, और अंदर क्या है, एक कांच है,
यानी माध्यम चेंज होगा। यानी बाहर में हवा है और एक कांच है, जब हवा से किरणें कांच में प्रवेश की ना तो इसके रास्ते में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यानी जाना था इसको सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर के थोड़ा सा ये मुड़ जाएगा। ऐसा क्या होगा? थोड़ा सा मुड़ जाएगा, यानी इसके रास्ते में क्या होगा? थोड़ा चेंजिंग हो गया। और जब यही किरणें जब यहां पर आए तो यहां से क्या हो जाएगी? कांच से बाहर निकलेगी। तो कांच जाना था सीधा, लेकिन कांच से बाहर निकलेगी, तो इस स्थिति में यह इस दिशा में मुड़ जाएगी। यानी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश से किरणें प्रवेश करती है ना, तो अपने रास्ता भटक जाती है, यानी उसके रास्ता में चेंजिंग हो जाते हैं। यही घटना है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई किधर मुड़ेगी? जो इधर मुड़ी ये तो ऊपर भी मुड़ सकती थी। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। और अभिलंब का मतलब क्या होगा? जिस जगह पर ये आपतित हुआ तो वहां पर एक सीधे लंबवत एक रेखा बनती है। जैसे यहां पर भी आपतित हुआ तो यहां पर भी एक लंबवत बना और यहां भी एक लंबवत बना, तो इसे हम बोलेंगे अभिलंब। यानी जब विरल से सघन में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल में आएगी देखिए अभिलंब यहाँ है और इससे दूर भाग गया, यानी सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी किरण। और यही घटना क्या होती है? अपने जिसके कारण क्या होता है? अपना रास्ता भटक जाती है। और यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण मतलब ये जो किरण आ रही है, और अपवर्तित किरण जो किरण अपवर्तन हुआ, यानी अपवर्तन के बाद जो किरण निकल रही है ना, उसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आकर किरण पड़ी वह बिंदु तीनों एक ही तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी जो अभिलंब है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल होता है। यह प्रकाश के पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, किसके लिए? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, याद रखिएगा, आपतन कोण की जया। अब लीजिए, आपतन कोण की जया का मतलब क्या हुआ? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया। अब अपवर्तन कोण क्या होता है जी? तो यहां पर जो कोण, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये किरणें यहां पर आई, ये बाहर में हवा, ऊपर सघन है, ऊपर क्या है? सघन है और नीचे विरल है। अब लीजिए, अब हमने माध्यम चेंज कर दिया, तो यहां पर बनेगा अभिलंब है। तो सघन से जब विरल मारे ना तो अभिलंब से जाना था सीधा, लेकिन इसी समय अगर ऐसा मुड़ गई, यानी इस दिशा में थोड़ा सा दूर चली गई। जाना था सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर के ऐसा मुड़ गई है, यानी इसके रास्ते में चेंजिंग हुआ है। तो याद रखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने कोण आपतन कोण कहलाता है, और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। यही बोल रहा है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, यानी ये जो कोण है ना, इसका जया, जया का मतलब होता है साइन। जया, जैसे बात करें जया का, तो जया का अर्थ होता है साइन, कहते हैं साइन। तो आपतन कोण की जया मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर। साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात को लेकर आपतन कोण की जया और बट्टा अपवर्तन कोण की जया, यानी साइन आई बट्टा साइन आर क्या होता है? एक नियतांक होता है। नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, जो अचर होता है, यानी जो बदलता नहीं है। तो हमने क्या लिखा है? साइन आई बट्टा साइन आर बराबर क्या होता है? म्यू। और म्यू क्या है? तो म्यू एक नियतांक है। म्यू क्या है? तो म्यू एक नियतांक है। यह है प्रकाश के अपवर्तन तथा उसके नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? पार्श्विक विस्थापन अब समझिए।
पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कि कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, मिटाते हैं। जैसे मान लो कि कांच के स्लैब पर कोई किरण आपतित हो रही है, यह है कांच, ये क्या है, कांच है। अब कांच की स्लैब पर कोई किरण आ रही है ना, तो इसको जाना था सीधा, लेकिन ऊपर हवा है और ये कांच है, तो अभी मैंने बताया हवा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कांच सघन हो जाएगा कांच। तो ये बनेगा अभिलंब, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी किरण, अपवर्तन के बाद ये किरण कहां मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और अभिलंब के बाद मुड़ने के बाद पुनः आगे आएगी, तो फिर माध्यम चेंज होगा, क्योंकि कांच के बाद पुनः हवा मिल गया। और जब हवा मिल गया ना, तो इस स्थिति में अब ये अभिलंब से दूर भागेगी, यानी पहले अभिलंब की ओर झुकेगी, क्यों, क्योंकि विरल से सघन में आया था, अब सघन से विरल में करा ना, तो अभिलंब से दूर भागेगी। इस स्थिति में यह जो पहला वाला रेखा था ना, जो पहले वाली दिशा था ना, तो ऐसा जाना था, लेकिन कांच के होने के कारण यहाँ प्रकाश की किरणें ऐसा आई और ऐसा ऐसा गई, यानी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो नहीं हुआ ना। पहले जाना था इस रास्ते से और तो गया इस रास्ते से, अर्थात थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ ना कुछ विस्थापन तय हुआ, मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ दूरी बना है, और ये दोनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। याद रखिएगा, मतलब कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण ये वाला है, जो किरण निकल रही है इससे बनेगा निर्गत किरण, तथा आपतित किरण के मूल पथ, मतलब इस किरण के मूल पथ जो पहले जाना था, जो निकला उसके बाद कहा गया, पहले जाना था, इन दोनों के मतलब बीच की जो लांबिक दूरी है, तो लांबिक मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये दूरी हमारा क्या कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बोल रहा है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता। अब यहां पर क्वेश्चन है लेंस का, जो मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किसकी क्षमता ऋणात्मक होता है, किसका क्षमता धनात्मक होता है। क्षमता के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, और ये क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिल रही है। देखिए बोल रहा है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। देखिए ऐसा क्या कर रहा है, किस लेंस की फोकस दूरी यदि मीटर में दिया गया हो, माना कि ये लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो इस लेंस की जो फोकस दूरी होगी ना f2, तो इस लेंस की फोकस दूरी यदि मीटर में हो, सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया गया हो, तो उसके व्युत्क्रम मतलब क्या है, जिस मान लो ये फोकस f है, छोटका f है, व्युत्क्रम मतलब नीचे का ऊपर के नीचे 1/f, यानी 1/f कोई लेंस की क्षमता कहते हैं, और लेंस की क्षमता को हम P से सूचित करते हैं, अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर क्या जाएगा, 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में, या 100/f। अब इस में f किस में होना चाहिए, तो सेंटीमीटर में। यहाँ पर C आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर f किस में चाहिए, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में होगा तो 100/f कर देंगे, और मीटर में होगा तो 1/f कर देंगे। यदि करेंगे तो हमें मिल जाएगा उस लेंस की क्षमता कहते हैं। या इसी के दूसरा डेफिनेशन में देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है कि जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो आपतित होती है तो अपवर्तन के कारण कुछ मुड़ जाती है। जैसे मान लो कि यहां पर कोई किरणें आपतित हो रही है, क्योंकि किरण आकर पड़ रही है, तो अपवर्तन है ना, और अपवर्तन के कारण क्या है, कुछ मुड़ जाएगा, क्या जाएगा, कुछ मुड़ जाएगा। अतः लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता, मतलब जो किरण जा रही थी सीधे, लेकिन लेंस का क्या, इसको मोड़ दिया, तो जो मोड़ने की जो क्षमता होती है ना, वो क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। यानी कौन सा लेंस किसी प्रकाश की किरण को कितना मोड़ दे रहा है, वो उसकी क्षमता ही उस लेंस की क्षमता कहलाती है। बात करते हैं लेंस की मात्रा, तो 1/मीटर फोकस दूरी मात्रा किस में होनी चाहिए, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1/मीटर, यानी इसको हम बोलेंगे प्रति मीटर। या एक और होता है इसका प्रचलित मतलब डायप्टर कहते हैं,
इसका प्रचलित मात्रा होता है डायप्टर, या इसका डायप्टर को डी से शुरू करते हैं, वो भी कौन सा डी, तो कैपिटल डी। यानी लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब होता है प्रति मीटर या डायप्टर दोनों हो सकता है, दोनों होता है। लेकिन यदि एक सही मात्रा की बात करेंगे तो प्रति मीटर तो सही रहता है, लेकिन डायप्टर जो होता है ना, ये प्रचलित मात्रा है जो ज्यादातर प्रचलित रहता है, याद रखिएगा आप। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तारों के टिमटिमाने से आप क्या समझते हैं, तारों के टिमटिमाने से आप क्या समझते हैं, मतलब आप जब रात में बचपन में जब सोते होंगे ना, तो जब छत पर सोते होंगे या द्वार पर सोते होंगे तो देखते होंगे कि तारे कुछ लुकझुक कर रही है, लुकझुक तारे कर रही है। या अभी भी जब देखिएगा ना तो तारे, अब जब आकाश पूरा फ्रेश हो, वायुमंडल आपका फ्रेश हो, तो देखिएगा कि कुछ तारे जो लुकझुक करती है। हालांकि ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है, देखते हैं। वो रहा कि पृथ्वी का वायुमंडल कभी भी शांत नहीं रहता, ये तो हकीकत है। पृथ्वी का वायुमंडल बदलता रहता है, कहीं गर्म कहीं ठंडा मिलता रहता है। यानी पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है, गर्म तथा ठंडी हवाएं हमेशा बहती रहती है। मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म भी हवा है और ठंडी भी हवा है, यानी कहीं कहीं गर्म हवा होती है तो कहीं ठंडी हवा होती है, यानी शांत नहीं रहती। जैसे कुछ देर में, जैसे मान लो कि यहाँ पर ठंडी हवाएं बह रही है, वहां पर कुछ दूरी पर जाओगे तो वहां पर गर्म हवा आपको देखने को मिलती है। यानी पृथ्वी की वायुमंडल शांत नहीं रहती है, जिसमें ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व एवं अपर्तनांक कम होता है। यानी ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यानी जब गर्म हवा होती है ना तो फैल जाती है, यानी उसका आयतन बढ़ जाएगा, और जब आयतन बढ़ जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। तो घनत्व एवं अपर्तनांक क्या होता है, दोनों कम होता है, कम होता है। तारों से पृथ्वी तक पहुंचने वाले किरणें वायुमंडल के अपर्तनांक में होने वाले परिवर्तन के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। मतलब कहने वाला क्या है कि जो इसके अपर्तनांक में जो चेंजिंग हो रहा है ना, जैसे गर्म हवा का अपर्तनांक कम हो गया और ठंडी हवा का अपर्तनांक ज्यादा हो गया, और इस स्थिति में जो तारों से जो प्रकाश निकल रहा है ना, और जो प्रेक्षक मतलब जो हम देख रहे हैं तो हम प्रेक्षक हो गए, तो जो प्रेक्षक होता है ना उसकी आंखों तक जो पहुंच रहा है ना, तो उस स्थिति में इसके अपर्तनांक में होने वाले परिवर्तन के कारण क्या होता है जी, अगल बगल वो किरणें मुड़ जाती है। जैसे मान लो कि ये किरणें सीधी आ रही है तो बीच में गर्म हवा दिख गई, अगर गर्म हवा दिखने के कारण इसके अपर्तनांक में कुछ चेंजिंग हुआ, और जैसे चेंजिंग हुआ तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश का कुछ प्रकीर्णन होगा। यानी यहां से क्या होगा, प्रकाश की किरणें कुछ मुड़ जाएगी, जब मुड़ेगी तब आना था सीधा, लेकिन क्या थोड़ा सा मुड़ गया, यानी मुड़ने के क्रम में आपसे उसका और कनेक्शन क्या होगा, टूट गया। और जब टूटा तो आपको ऐसा लगेगा कि तारे बुझ गया। लेकिन जैसे फिर वायुमंडल का मतलब माध्यम बदलेगा तो पुनः आपको दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे वो रास्ता भटका था और पुनः अपने रास्ता पर जैसे वापस आएगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस स्थिति में आपको लगेगा कि तारे पुनः जलने लगे। यानी अपर्तनांक होने वाले परिवर्तन के कारण अगल बगल मुड़ जाती है, अतः यह किरणें जब प्रेक्षक तक पहुंचती है तब तारे चमकते हुए नजर आती है। यानी जब किरणें हमारे आंखों तक पहुंचेगी तो ऐसा लगेगा कि तारे चमक रहा है, और जब चमकने जाते हैं और जब मुड़ जाती है यानी उस क्रम में हमको दिखाई नहीं देती है, तब तारे बुझा हुआ प्रतीत होता है, और यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश से निकलने वाली जो किरण होती है ना, यदि हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो हमें दिखेगा, जलता हुआ दिखेगा, लेकिन जब हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो उस स्थिति में वो बुझता हुआ दिखेगा, बुझा हुआ दिखेगा, और यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कराता है। और यह अपवर्तन सॉरी प्रकाश तारों का टिमटिमाना कराता है। और यह तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है, तो इसके कारण है कि हमारे वायुमंडल में गर्म एवं ठंडी हवा का होना। गर्म हवा होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है, घनत्व कम होता है, जिसके कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष मतलब जो यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उस यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना धरती से तो आकाश नीला दिखाई देता है,
लेकिन बात करते वही अंतरिक्ष यात्री को, जो ऊपर जा रहा है ना, अंतरिक्ष में जा रहा है ना, तो उसे काला दिखाता है। कारण क्या है, तो देखते हैं। बोल रहा कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां कोई कण उपस्थित नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप वहां प्रकाश के किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाता है, काला दिखाता है। जैसे मान लो कि जैसे हम अंतरिक्ष में चलेगा ना, तो हमें मिलेगा निर्वात, और निर्वात में कोई कण नहीं होता है, मतलब कोई कण वहां पर नहीं पाया जाता है निर्वात में। और जब कोई कण नहीं होगा तो प्रकाश की किरणें किसी कण पर नहीं पड़ेगी, और जब कण पर नहीं पड़ेगी तो प्रकाश के किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकाश के किसी रंग का यदि प्रकीर्णन होता है और वह प्रकीर्णित प्रकाश की किरण यदि आपकी आंखों में प्रवेश करता है तो वह रंग आपको दिखेगी। लेकिन वहां पर कोई प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हुआ तो कोई विशेष रंग आपकी आंखों में प्रवेश नहीं किया, तो इस स्थिति में आकाश कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। आशा करते हैं कि मेरा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो यह वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक आपके शेयर से आपके दोस्त का यदि 1 से 2 नंबर बढ़ जाता है ना एक वीडियो से, तो आपका इंसानियत कहता है कि ये वीडियो को एक बार शेयर कर दे। ठीक है, कल वीडियो इसके आगे का क्वेश्चन मैं कल फिर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।